Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies. और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हमने लास्ट वीडियो में 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लिए थे. ठीक है, बाकी जो 4 बच गए हैं वो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपका स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखिए, कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे जो कंपनी है वो अपना लोन ले सकती है, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हो, लॉन्ग टर्म हो या फिर मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स हो, तो उसको ये पूरा कर सकती है. तो देखिए, कंपनी रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एज वेल एज डिबेंचर, बट ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप डेट से और डिबेंचर से भी उस अमाउंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर अदर सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है. वो अदर सोर्स आपके स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं. और वैसे भी इंडिपेंडेंस के बाद स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर सेटअप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री. तो इसके बाद से ये जो फाइनेंस है ये सेटअप किए गए हैं और इनका मेन उद्देश्य यही है भाई कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एंटरप्राइज को हम उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उनको पूरा करके दे. इन 1948 फर्स्ट सच इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री वाज IFCI. तो 1948 के बाद सबसे पहले IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI की स्थापना की गई, इसे एस्टेब्लिश्ड किया गया. तो एट प्रेजेंट द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग इन इंडिया. तो अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में काम कर रहे हैं. सबसे पहला है IFCI, जो भी हमने आपको बताया. ठीक है, कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके बाद है SFC, द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, फिर है ICICI, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द IDBI. फिर है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC. फिर है UTI, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. फिर है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IIBI. फिर है द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये 8 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पेशली जो आपको फाइनेंस की नीड पूरा करके देते हैं. पहला देखिए IFCI. ठीक है, 1 जुलाई 1948 को बना था. 1 जुलाई 1948 यानी कि ओल्डेस्ट, सबसे पुराना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI है आपका. ठीक है, तो ये 1 जुलाई 1948 में कॉर्पोरेट हुआ था. इट्स ऑब्जेक्टिव वर एज फॉलोइंग. इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे IFCI के? देखिए, सबसे पहला था टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. देखिए, देश के कुछ भाग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अपवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, कुछ भाग बहुत बैकवर्ड होते हैं. उन बैकवर्ड एरियाज को, ठीक है, इक्वल ले जाने के लिए, वहां की डेवलपमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराकर देती है. टू मोटिवेट न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें मोटिवेट करती है. टू एंटर इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जिससे कि वो इकोनॉमी के सेक्टर्स में एंट्री कर सकें. टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू बिग इंडस्ट्रियल यूनिट, जो बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उन्हें मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराकर ये देते हैं. टू डेवलप मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री, बाई मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन जो होती है कंट्री में उसे डेवलप किया जाए. तो ये थी आपकी IFCI. ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सेकेंड है SFC, द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. So the government of India passed State Finance Corporation Act in 1951. तो देखिए, एक स्पेशल एक्ट पास करके ये खोला गया था स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, स्पेशल एक्ट यानी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये. ठीक है, विद ए व्यू टू एस्टेब्लिश द स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रीज की हेल्प की जा सके, इसलिए इसे ओपन किया गया था. इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू दोज इंडस्ट्रियल यूनिट विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ IFCI. तो ये उन इंडस्ट्रियल यूनिट को फाइनेंस प्रोवाइड कराकर देता है जो IFCI से फाइनेंस नहीं ले पाते. IFCI से नहीं ले पाए, इसलिए स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
को एस्टेब्लिश किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनल इंडस्ट्रीज। तो रीजनल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए स्मॉल साइज और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड कराकर देती है, ठीक है। देयर यूनिट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक लिमिटेड होती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्राइज, इन सभी को ये फाइनेंस प्रोवाइड कराकर देती है। थर्ड है आईसीआईसीआई, वेरी फेमस आईसीआईसीआई बैंक भी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 9, 1955। तो आईसीआईसीआई जो है आपका, ठीक है, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये जो था आपका 5 जनवरी 1955 में 1955 में ओपन या एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंटरप्राइज एक्सक्लूसिवली इन द प्राइवेट, एक्सक्लूसिव का मतलब केवल, तो ये ज्यादातर जो है केवल प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराकर देता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो, मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज फॉर द क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराकर देना जिससे कि उनको एक्सपेंड किया जा सके, क्रिएट किया जा सके, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। टू एंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमी, फॉरेन कैपिटल को भी एंकरेज करती है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, कौन, आईसीआईसीआई, ठीक है। नेक्स्ट है टू एंकरेज प्राइवेट ओनरशिप इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप को भी एंकरेज करती है। फोर्थ है आपका आईडीबीआई, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 1964, तो 1 जुलाई 1964 को ये आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। Initially, it was started by the government of India as a subsidiary of RBI. तो IDBI को सबसे पहले सब्सिडी यानी सहायक, RBI की एक सहायक एजेंसी के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। बट ऑन February 16, 1976, इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ RBI। तो 1976 में इसे RBI से इंडिपेंडेंट यानी अलग कर दिया गया। द IDBI was converted into full-fledged commercial बैंक, अब इसे full-fledged commercial बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया इन अक्टूबर 1, 2004 को। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक। तो ये बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ अपनी एक्टिविटीज को, अपनी कार्य की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बच गए उन्हें असिस्टेंस या सहायता प्रोवाइड कराकर देता है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डायरेक्टली असिस्टेंस प्रोवाइड कराकर देता है। टू प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराकर देता है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। आगे है SIDC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि SIDC। तो इन इंडिया मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप SIDC इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों में ये SIDC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खोलती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द SIDC डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होते हैं वन स्टेट टू अनदर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य होता है। 6 देखिए, UTI द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। So UTI was established on 1st of February 1964, तो 1 फरवरी 1964 को ये खोली गई थी, ठीक है, अंडर द UTI एक्ट 1963 में। दिस ट्रस्ट स्टार्टेड इट वर्क्स ऑन 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI आर एज फॉलो, जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं UTI के वो देखिए, टू मोबिलाइज द कम्युनिटी स्मॉल सेविंग एंड चैनलाइज इनटू प्रोडक्टिव यूज। तो जो स्मॉल सेविंग होते हैं कम्युनिटीज की उन्हें मोबिलाइज करना और प्रोडक्टिव यूज में लेकर आना। टू अनश्योर द फाइनेंशियल एड टू द इंडस्ट्रीज एंड गुड इनकम टू द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को अच्छी इनकम प्रोवाइड करा कर देना इंडस्ट्रीज से, ये भी UTI का मेन उद्देश्य था। आगे देखिए IIBI, 7th है आपका IIBI यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। So it was initially established as the Industrial Reconstruction Corporation of India। तो सबसे पहले IIBI जो था उसे इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में खोला गया था टू वर्क फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज। सिक बीमार, जो बीमार यूनिट या बीमार इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको रिहेबिलिएट करने के लिए, रिहेबिलिट यानी कि पुनर्स्थापन करना, ठीक है, पुनर्स्थान देना या पुनर्स्थापन करना, यानी जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, जो बीमार इंडस्ट्रियल यूनिट है, जहां प्रॉफिट बहुत कम है, सेल बहुत कम है, उन्हें रिहेबिलिएट करना इनका मेन उद्देश्य है। इट वाज रिकंस्टिट्यूट एंड रीनेम्ड एज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया इन 1985। 1985 में इसको एक नया नाम दिया गया जो कि था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और फिर से इसका नाम चेंज करके IIBI यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब? 1997 में, 1997 में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सिक यूनिट, जो सिक यूनिट या सिक इंडस्ट्रीज होती है उनकी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है, पुनर्स्थापित करना। टू इम्प्रूव मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सिक यूनिट्स के मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करना। टू प्रोवाइड फाइनेंस एट लिबरल टर्म्स, लिबरल यानी कि कोमल रवैया, एकदम सख्त रवैये छोड़ के कोमल। तो जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वो काफी ठीक है लीनियंट रहती है, लिबरल रहती है, ठीक है, कोई कड़े रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है, तो आसानी से इनको से लोन मिल जाता है। आगे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 8 LIC। ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है क्योंकि इसे भी एक स्पेशल एक्ट करके बनाया गया था, स्पेशल अधिनियम करके बनाया गया था। देखिए, LIC वाज एस्टेब्लिश इन 1956 अंडर द LIC एक्ट 1956। तो LIC को एस्टेब्लिश किया गया 1956 में, किसके अंडर? LIC एक्ट 1956 के अंडर। आफ्टर नेशनलाइजिंग 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी, तो 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज करके इसे बनाया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। LIC का मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या था, टू मोबिलाइज द कम्युनिटी सेविंग, कि भाई पूरा का पूरा जो समुदाय है वो सेविंग पर ध्यान दे, सेविंग पर फोकस करे, एंड मेक इट अवेलेबल टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, और उस सेविंग को इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराया जाए। टू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करा कर दें। तो इन्वॉल्व इन अंडरराइटिंग एक्टिविटीज, वही अंडरराइटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। टू सब्सक्राइब इन शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर को हम सब्सक्राइब कर सके। तो ये थे आपके स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो फिफ्थ सोर्स था आपका स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्दर 8 सब पार्ट्स आए। 8 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैंने नाम आपको बताया। 6 देखिए, पब्लिक डिपॉजिट, यहां से भी रुपया अरेंज किया जा सकता है, यहां से भी जो कंपनियां होती है वो पैसा अरेंज कर लेती है। तो पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। तो जो पब्लिक डिपॉजिट है वो भी एक मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड का अच्छा सोर्स माना जाता है। अंडर इट ए कंपनी रेज लोन, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें होता क्या है, जो कंपनी होती है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए लोन लेती है, किससे? आम जनता, जनरल पब्लिक से लोन देती है, और उस पर फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट या ब्याज उन्हें पे करती है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन बी रेंज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर। जो डिपॉजिट पीरियड होता है उसका 3 महीने से 6 साल का होता है, 6 ईयर्स तक का होता है, 3 मंथ्स टू 6 ईयर्स, ठीक है। 3 मंथ्स टू, सॉरी एक सेकंड देखिए, 6 मंथ टू 3 ईयर्स, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 6 महीने से 3 साल तक का इनका पीरियड होता है, सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लिटिल मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो जो बैंक आपको पे करते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी सेविंग पर, उससे स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है पब्लिक डिपॉजिट पे। तभी तो लोग पब्लिक डिपॉजिट में फिर कंपनी को पैसा देंगे, अदरवाइज तो बैंक में ही रख लेंगे अपना पैसा। बैंक में ज्यादा सिक्योर्ड है, भाई कंपनी तो डूब गई तो उनका रुपया डूब भी सकता है बेटे, ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो स्लाइटली मोर होती है देन द बैंक से, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां होती हैं, सूती कपड़ा उद्योग, उनके लिए ये एक मेन सोर्स होता है जहां से वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। सातों देखिए कमर्शियल बैंक्स, सातवां देखिए कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक होते हैं भाई आज के समय ये भी बड़े लेवल पर लोन प्रोवाइड कराकर देते हैं कंपनियों को। देखिए द कमर्शियल बैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम कमर्शियल बैंकों से भी अरेंज कर लेते हैं,
ठीक है। नॉट ओनली दैट द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मीडियम टर्म फाइनेंस एज वेल, तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस ही आपको प्रोवाइड कराकर देते हैं। द कमर्शियल बैंक हेल्प इन द बिजनेस इन फॉलोइंग मैनर, तो देखिए कमर्शियल बैंक आपको किस तरह से सहायता करते हैं। सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो कमर्शियल बैंक जो बिजनेस कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं। भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके जरिए आपके बैंक अकाउंट में जितने रुपए होते हैं आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 है आपके बैंक में, आपको 18,000 की जरूरत है, तो आप 18,000 आपने विड्रॉ कर लिए या पेमेंट कर दी, तो जो रेस्ट 8,000 आपका बचा दैट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये होता है। सेकंड है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट यानी कि उधार देना एक तरह से, तो बैंक आपको सिक्योरिटी के बदले उधार पैसा भी दे देता है। आपको अपनी सिक्योरिटीज बैंकों में जमा करनी पड़ती है, उसके बदले वो आपको उधार पैसा दे देता है। देखिए Under this facility, a bank grants the right to its customer to borrow money up to a certain limit against security. Security यानी कि गिरवी रखना, किसी चीज को प्लेज रखना, तो इसमें बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप बैंक से उधार ले सकते हो सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर। आउट ऑफ द सैंक्शन लिमिट द कस्टमर विड्रॉ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, तो जो लिमिट आपके पास होती है, ठीक है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे विड्रॉ कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट ही पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एक्चुअली विड्रॉन बाय हिम, तो जो अमाउंट वो विड्रॉन करता है उस पर फिर उसे बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ये होता है आपका कैश क्रेडिट। थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि अल्प समय के लिए लोन भी प्रोवाइड आपको कराकर देता है। तो ए बैंक गिव्स लोन टू इट्स कस्टमर इन वन लमसम अमाउंट, तो एक लमसम अमाउंट में आपको लोन भी प्रोवाइड कराकर दे देता है। फोर्थ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी ये डिस्काउंट कर देता है। ये तो आपको पता ही होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंटेंसी में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट कराने की फैसिलिटी बैंक्स आपको प्रोवाइड कराकर देते हैं। तो ये थे कमर्शियल बैंक। 8 है ट्रेड क्रेडिट, व्यापारिक उधारी। ट्रेड क्रेडिट, भाई आप उधार माल बेच भी सकते हो, उधार माल खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए इन बिजनेस क्रेडिट फैसिलिटीज डोमिनेट इन द सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन, तो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन में जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो डोमिनेट करती है। आज के टाइम तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन उधार ही होते हैं, ट्रांजैक्शन होने के 15, 20 या 1 महीने बाद पेमेंट की जाती है। अंडर दिस फैसिलिटी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर यूज्ड इमीडिएटली, तो जो गुड्स परचेज करते हैं हम उसे यूज तो इमीडिएटली कर लेते हैं, बट देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, लेकिन उनकी जो पेमेंट होती है वो कुछ समय के बाद की जाती है। ड्यूरेशन ऑफ दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द सेलर, तो जो इस सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जो डिस्क्रिएशन यानी कि इच्छा, जो सेलर की इच्छा होती है उस पर डिपेंड किया जाता है। फॉर हाउ मेनी डेज ही विल अलाउ यू द क्रेडिट, के कितने दिनों के लिए वो क्रेडिट आपको अलाउ करके देता है, तो ये सेलर की डिस्क्रिएशन पर डिपेंड होता है। आगे है 9th इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट एक दूसरे से, इंट्रा एक फर्म के अंदर ही और इंटर यानी एक दूसरे से, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो कई बार एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास अपना डिपॉजिट रख देती है या उधार प्रोवाइड कराकर दे देती है, यहां से भी कंपनी अपनी फाइनेंस नीड को पूरा कर लेती है। देखिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड, सबसे पहले तो ये एक अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि दो सेम लेवल की कंपनियां हैं और एक दूसरे को पैसा दे रही है, तो अनसिक्योर्ड है, सामने वाली मुकर भी सकती है बाद में आपको आपका रुपया वापस पे करने से, ठीक है, तो इसलिए अनसिक्योर्ड होता है। तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ये डिपॉजिट देती है। दीज डिपॉजिट आर एसेंशियली ब्रोकर्ड डिपॉजिट, तो इसके ऊपर वो ब्रोकरेज यानी कि कमीशन चार्ज करती है, विच लेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर, इसमें ब्रोकर यानी दलाल भी होते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट इज हायर देन द बैंक्स एंड अदर मार्केट, बाकी मार्केट या बाकी बैंकों से जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो काफी हायर होती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज दैट द ट्रांजैक्शन इज फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल हजल्स, यानी कि ना तो कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर आते हैं और ना ही कोई अड़चन इसके अंदर
आती हैं। तो इसीलिए कंपनियां एक दूसरे से क्या कर लेती हैं, डिपॉजिट दे देती है। अब देखिए टाइप ऑफ आईसीडीज यानी कि इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट के टाइप देखिए। सबसे पहला है 3 मंथ डिपॉजिट, तो कंपनियां एक दूसरे को 3 महीने के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर देती है। तो देखिए 3 मंथ डिपॉजिट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है 3 मंथ डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट आर जनरली कंसीडर बाय द बोरोवर्स टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 मंथ की इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट्स किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश मे बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। तो कई रीजन की वजह से भाई आपको कैश की शॉर्टेज पड़ सकती है, जैसे टैक्स पेमेंट करना है, हमें रॉ मटेरियल भाई इंपोर्ट करके लेके आना है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए भाई, प्रोडक्शन रुक गया कुछ समय के लिए जिसके लिए हमें रुपए की जरूरत पड़े। तो इस तरह की रुपए की जरूरत के लिए हम दूसरी कंपनी से डिपॉजिट ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इन डिपॉजिट पर जो 3 मंथ के डिपॉजिट होते हैं उसमें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती है। तो मोस्ट पॉपुलर था 3 मंथ डिपॉजिट। सेकंड देखिए 6 मंथ डिपॉजिट्स। So it is usually made with first class borrower। तो जो फर्स्ट क्लास बोरोवर होते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। द टर्म फॉर सच डिपॉजिट इज 6 मंथ। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है 6 मंथ डिपॉजिट पर, ठीक है, वो होती है 15%। देखिए 3 मंथ डिपॉजिट पर तो इंटरेस्ट रेट थी आपकी 12%, 12% आपको ब्याज देना पड़ता। 6 मंथ वाले पर है आपकी 15%, ब्याज आपका और बढ़ गया क्योंकि पीरियड आपका बढ़ गया। फिर है कॉल डिपॉजिट। कॉल यानी कि जब जरूरत पड़े तो उससे मांग लिया जाए, ठीक है। तो देखिए द कंसेप्ट ऑफ कॉल डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 डिपॉजिट। तो इन दोनों डिपॉजिट से कॉल डिपॉजिट अलग कंसेप्ट है। दिस डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द लेंडर ऑन डेज नोटिस। तो ये नोटिस पर, डिमांड पर आपको वापस पे करना पड़ता है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉल डिपॉजिट इज अराउंड 10%। तो जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कॉल डिपॉजिट पर वो 10% के आसपास होती है। फीचर देख लीजिए इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट के। सबसे पहले दीज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन 2 कंपनीज। तो 2 कंपनियों के बीच इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट रखे जाते हैं। दीज आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं। दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, असुरक्षित होते हैं, डूबने का खतरा रहता है। These transactions are generally completed through broker या दलाल के जरिए इन्हें पूरा किया जाता है। These deposit bear a high rate of interest। तो बैंक या अदर मार्केट के मुकाबले इस पर काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड होती है। These are risky deposits from the point of view of lender। तो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिस्की डिपॉजिट होते हैं ये। These deposit have no organized market। इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज मार्केट होती ही नहीं है। These transaction have no legal formality। इनके लिए कोई अलग से लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं की जाती, तो कोई सबूत भी नहीं है, इसीलिए अनसिक्योर्ड है। केवल एक दूसरे की फेथ पर, विश्वास पर भी ही हम रुपए देते हैं। These deposit have 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं, 6 मंथ डिपॉजिट, 3 मंथ डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट। एंड these डिपॉजिट आर प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनीज। तो जो लो रेटेड कंपनियां होती हैं वो इस डिपॉजिट को प्रेफर करती है लोन लेने के लिए। तो ये थे आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।